एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। 6 पार्ट हम पहले ला चुके हैं पिछले 2 दिन में, और ये पार्ट 7 है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जो आज ही रात में अपलोड हो जाएगा, एंड वील बी डन विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ओके, हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 14 से 24 तक कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल मत मिस करना, दैट वुड बी कवरिंग द क्वेश्चंस ऑफ 2024, एंड दिस वन विल बी कवरिंग द क्वेश्चंस ऑफ नियरली 2020 टू 21 के आसपास के। ठीक है, इससे पहले हम फैमिली लॉ और एडवोकेट्स एक्ट भी पूरा कवर कर चुके हैं। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन आते हैं, एडवोकेट्स एक्ट से 4 क्वेश्चन आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब आप पूरा फिनिश कर लोगे इससे भी अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आते हैं। सो यू विल बी डन फॉर 20% ऑफ द पेपर। वंस वी आर डन विद दिस, टुमारो वील स्टार्ट विद पीआईएल। हम पीआईएल कवर करेंगे एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे कल ही। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट मूविंग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। The concept of freedom of trade and commerce mentioned in the Indian Constitution is motivated from the experience of which of the following country? कौन सी कंट्री से हमने ये उठाया है इंस्पायर्ड वे में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स? ऑप्शंस आर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 92 में बात होती है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट्स, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 301 से 307 हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द अथॉरिटी? रिट्स इन ग्रेट डिटेल पार्ट 1 में डिस्कस किया था, और बाकी पार्ट्स में भी रिट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्लीज रिट्स पूरे याद करके पढ़ के जाना, रिट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं अलग अलग फॉर्म में। नेक्स्ट, इसके ऑप्शंस देखते हैं। हमसे पूछा है कौन सी रिट इशू की जाती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय एन अथॉरिटी। अथॉरिटी को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करवाने के लिए कौन सी रिट इशू होती है? ऑप्शंस आर मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्टियोरारी या फिर प्रोहिबिशन। करेक्ट आंसर इज ए, मैंडेमस। फॉर योर कंफर्ट मैंने डेटा यहाँ पे दोबारा ऐड कर दिया है, प्लीज यहाँ से पढ़ लेना। हेबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, यानी अनलॉफुल डिटेंशन के केस में मैंडेमस, वी कमांड किसी से पब्लिक ऑफिशियल से उसकी ड्यूटी करवाना, जो हमारा करेक्ट आंसर है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के खिलाफ इशू करते हैं ताकि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम ना करे। सर्टियोरारी इशू होता है कोई हायर कोर्ट इशू करता है अगेंस्ट अ लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल टू क्वॉश देयर ऑर्डर, जो उन्होंने अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है या नेचुरल जस्टिस के किसी प्रिंसिपल को वायलेट किया है, उस ऑर्डर को क्वॉश करने के लिए, खत्म करने के लिए। एंड एक होती है क्यो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुली होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। कोई अनलॉफुली किसी पब्लिक ऑफिस में जाके होल्ड कर रहा है, उसे उसमें बैठा हुआ है, तो उससे पूछना बाय व्हाट अथॉरिटी तुम यहाँ पे हो, उस केस में ये इशू होती है। प्लीज इन्हें याद रखो, इन्हें समझो, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, केस लॉज भी आते हैं, और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constitutional amendment act had made the provision for publishing Hindi translation of the constitution? amendment सारे बेयर एक्ट में मिलते हैं, हमेशा फुटनोट में मेंशन्ड होता है। जिस बारे में वो क्वेश्चन है, पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन है, उसको सर्च करो अपने बेयर एक्ट में, इंडेक्स पे जाओ, देखो कहाँ पे इस बारे में बात हो रही है, और वहां पे जाके फुटनोट में देखोगे तो तुम्हें अमेंडमेंट मिल जाएगा। ऑप्शंस आर 52nd, 54th, 56th या फिर 58th अमेंडमेंट। इसका करेक्ट आंसर है डी, 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987। हम आर्टिकल 394 ए पे गए, इसका फुटनोट नंबर 2 दिया है। ये एक्ट बात कर रहा है ट्रांसलेशन इन हिंदी लैंग्वेज को लेके। फुटनोट नंबर 2 पे जाके देखोगे तो मेंशन्ड है 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑन कलरेबल लेजिस्लेशन? डॉक्ट्रीन्स क्या हैं, कितने टाइप के हैं? मेजॉरिटी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे इन ग्रेट डिटेल, वहां जाके जरूर देखना। यहाँ पे मैंने कंटेंट दोबारा अटैच कर दिया है डेटा, ताकि आप रिवाइज कर सको। ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है ये भी हम आगे बात करेंगे। किस लैंडमार्क केस में ये बात की गई थी? ऑप्शन है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर केशवन माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। करेक्ट आंसर इज ए, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। दिस इज द आंसर। ये है 1952 का केस। तो देखो, डॉक्ट्रीन्स क्या है मोस्टली वो यहाँ पे मेंशन है। डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, कलरेबल लेजिस्लेशन, टेरिटोरियल नेक्सस एंड पेटेंट सब्सटेंस। पार्ट 1 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्लीज जरूर देखना। हमारा आंसर है, हमारा क्वेश्चन था कलरेबल लेजिस्लेशन पे। कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है? देखो लिखा है पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट इट कैन नॉट डू डायरेक्टली। जो काम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को डायरेक्टली करना अलाउड नहीं है, वो इनडायरेक्टली भी नहीं करेंगे। वही बात है, नाक सीधे नहीं पकड़ सकते तो हाथ घुमा के भी नहीं पकड़ोगे।
अगर उन्हें कोई चीज मना कर दी गई है कि आपको ये करना अलाउड नहीं है, तो आप नहीं करेंगे, चाहे ऐसे हो चाहे दूसरे रास्ते से हो। तो इस केस में हुआ क्या था, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से रिलेटेड था। ये लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड, बट एक्चुअली दे वर टेकिंग ओवर स्टेट्स विदाउट एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन। ठीक है, ऐसा दिखा रहे थे कि हम लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एक्चुअली लोगों के स्टेट्स टेक ओवर हो रहे थे। तो इसमें ये बवाल हुआ था कि आपको अगर ये करना मना है तो आप दूसरे रास्ते से भी नहीं कर सकते। तो कलरेबल लेजिस्लेशन का लैंडमार्क जजमेंट स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। ये प्लीज जरूर याद रखना, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेलेवेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ रिपग्नेंसी बिटवीन अ सेंट्रल लॉ एंड अ स्टेट लॉ। अब इस वर्ड पे अटक जाएंगे आधे लोग कि ये क्या है, शांति रखो, सब समझ में आएगा। ऑप्शंस देखो, आर्टिकल 248, 252, 254 या फिर 256। कुछ नहीं करना है, इन आर्टिकल्स को जाके देखो कौन सा आर्टिकल बात कर रहा है सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ से रिलेटेड किसी टॉपिक पे। जब आप जाओगे आपको दिखेगा आर्टिकल 254 बात कर रहा है। नाम क्या है? आर्टिकल 254 कहता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। अब आपको वर्ड नहीं दिखा तो परेशान मत हो, 30 सेकंड देके इस बैराक को पढ़ो, दूसरी लाइन में वर्ड मिल गया कि अगर एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इज रिपग्नेंट, यानी उसके उससे इनकंसिस्टेंट है, मैच नहीं कर रहा है, तो फिर क्या प्रिवेल करेगा? आपको आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what transition period was provided in the constitution of india for changing official language of union from english to hindi? यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी बदलने में कितने टाइम का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन आर 5 years, 10 years, 15 years या फिर 25 years। द करेक्ट आंसर इज सी, 15 years। ऑफिशियल लैंग्वेज के सेक्शन में ही होगा, इंडेक्स में जल्दी से जाओ। फंडामेंटल राइट में होगा नहीं, डीपीएसपी में होगा नहीं, पार्लियामेंट में होगा नहीं, कहाँ पे हेडिंग होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज हेडिंग में। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन पहला ही आर्टिकल देखो 343 लिखा है, फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years, तब तक इंग्लिश यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट देयर कुड बी नो रिजर्वेशन ऑन अ सिंगल पोस्ट इन द कैडर? ऑप्शंस देखते हैं, ए चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बी के सी वसनाथ कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सी ए बी बी एस के संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर डी स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस। द करेक्ट आंसर इज चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सिंगल पोस्ट इन दी कैडर किसे कहते हैं? देखो इसका छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, अगर मान लो किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, तो कॉलेज में क्या एक प्रोफेसर होता है? नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें रिजर्वेशन लग सकता है। फॉर एग्जांपल 10 सीटें हैं, तो ये हो सकता है इतनी सीटें जनरल की, इतनी सीटें एससी की, इतनी एसटी की, इतनी ईडब्ल्यूएस की होंगी, इतनी ओबीसी की होंगी, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे क्राइटेरिया। एंड दिस इज फेयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट मान लो ऐसी कोई पोस्ट है जहां एक ही सीट है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल की पोस्ट है। अब प्रिंसिपल तो एक ही होता है, अगर इसमें रिजर्वेशन लगा दोगे किसी भी कैटेगरी के लिए, तो फिर ये तो 100% रिजर्वेशन हो गया, राइट? और हमें हमें पता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिजर्वेशन 100% नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सिंगल पोस्ट इन द कैडर में रिजर्वेशन नहीं लगना चाहिए। ये बात किस केस में कही गई थी, हमसे ये पूछा है। करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए, चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1988 का क्वेश्चन था कि अगर सिंगल पोस्ट में रिजर्वेशन लगाओगे तो वो 100% हो जाएगा, which violates Article 16 subclause 1 equality of opportunity in public employment for all the citizens। रिजर्वेशन रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sexual harassment of a working woman at her work may also be considered as the violation of which of the following provision? वैसे तो इसके लिए सेपरेट लॉज पास्ड हैं, बट अगर किसी औरत के साथ सेक्सुअल हरासमेंट वर्किंग वुमन के साथ हो, उसकी वर्क प्लेस पे हो, ये ध्यान रखना, वर्क प्लेस लिखा है, सड़क वड़क पे नहीं लिखा है, तो उस केस में ये और किस लॉ का वायलेशन माना जा सकता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19 में ही, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के अंदर, बी, डी, ई या फिर जी। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 19, यहाँ पे 1 बी होगा, 1 जी। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 19 1 जी। क्योंकि देखो हमारे और ऑप्शंस क्या थे, बी असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, इसका एक वर्क प्लेस से वुमन से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, इसका भी कोई लिंक नहीं है वर्क प्लेस के हरासमेंट से। ऑप्शन ई रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, कोई लिंक नहीं है। बट ऑप्शन जी देखोगे, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, अगर किसी लड़की के साथ उसके वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो ये उसको अपने प्रोफेशन प्रैक्टिस करने में रोकने का एक तरीका हो गया ना, कि आप उसको परेशान कर रहे हो वहां पे, तो ये इसका वायलेशन भी माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
Which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between Article 25(2)(b and 26(b) of the Constitution? देखो डॉक्ट्रिन्स पे फिर से क्वेश्चन आ गया और हमने दो डॉक्ट्रिन पहले डिस्कस नहीं किए थे, दो तीन वो भी यहाँ पे आ गए। ऑप्शन है ए डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ कैसस ओमिसस, ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन या फिर ऑप्शन डी डॉक्ट्रिन ऑफ विथ एंड सब्सटेंस। ये हमने पहले डिस्कस किया है, ये नहीं किए हैं। इसको लेकिन सुन के समझ में आ रहा होगा कि ये किस बारे में है, हार्मनी बनाने के बारे में है कि लोगों में संतुलन बना रहे, आपस में बैलेंस बना रहे। तो हमसे पूछा गया कि आर्टिकल 25(2)(b एंड 26(b) में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कौन सी डॉक्ट्रिन यूज होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थोड़ा थोड़ा सुन के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए ही आंसर हो सकता है, बट हम सारे डॉक्ट्रिन समझेंगे। आंसर ये ऑप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कैसे? 25 का 2b देखो, यहाँ पे लिखा है कि स्टेट को कोई भी लॉ बनाने का राइट है सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म हो रहा हो, बाय थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस। बेसिक से बातें, यहाँ स्टेट को पावर दी जा रही है कि वो लॉ बना सकते हैं। बट 26 का बी बोलता है कि हर सेक्शन को, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। एक तो स्टेट को पावर दे रहा है और एक जो है वो रिलीजियस डोमिनेशंस को कह रहा है कि आपकी अपनी ऑटोनॉमी रहेगी। तो ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हो गई। तो इस केस में आता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कि आप दोनों लॉज को बैलेंस बनाएं। ये जुडिशरी का रोल है कि जब आप इन्हें देखें, इंटरप्रेट करें तो इस तरीके से करें कि दोनों में बैलेंस रहे, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाए, ठीक है, या एक वॉइड हो जाए। इसके अंदर लैंडमार्क केस वैसे कौन सा था? श्री वेंकट रामा देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। कभी लैंडमार्क केस पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। देखो, ये सारे तो हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हमने अभी पढ़ा। कोर्ट्स मस्ट इंटरप्रेट प्रोविजंस इन सच अ वे दैट बोथ आर इफेक्टिव एंड नीदर बिकम्स रिडंडेंट। दोनों का इफेक्ट रहे और उनमें से कोई भी एक बेकार ना हो जाए। बाकी दोनों डॉक्ट्रिन भी देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कैसस ओमिसस होता है केस omitted or left out by the legislature. Judges must interpret the law as written, not as they wish to be. Courts cannot add words or provisions. Courts cannot fill a gap or supply something that legislature has omitted intentionally or accidentally. इसको सिंपल भाषा में बोले, अगर लेजिस्लेचर ने लॉ बनाते वक्त किसी बारे में बात नहीं की है, चाहे जान के ना की हो, चाहे एक्सीडेंटली उस टॉपिक को मिस कर दिया हो, तो कोर्ट्स अपने से उस गैप में वर्ड्स घुसा के खुद से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। जो जैसा दिया है लॉ, आपको उन्हीं शब्दों पे उसे अपनी इंटरप्रिटेशन देनी है। इंटरप्रिटेशन देने में आपको रेंज है कि आप उसको ब्रॉड कर सकते हैं, ठीक है, पर जो चीज लिखी ही नहीं गई है उस बारे में आप जबरदस्ती अपनी जजमेंट नहीं दे सकते। ब्रॉडन कीजिए डोमेन को, दैट इज फाइन। जो लिखा हुआ है उसमें अपना दायरा बढ़ाइए सोचने का, ये चलेगा, बट जो लिखा ही नहीं है जबरदस्ती वहां पे अपना आप गैप नहीं फिल करेंगे। ये बोला है डॉक्ट्रिन ऑफ कैसस ओमिसस में। लिबरल इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली जो मैं अभी बोल रही थी, दायरा बढ़ाने के उससे रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। This allows courts to interpret constitutional or beneficial provisions broadly rather than narrowly to advance purpose and spirit of law. ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड जो लिखा बिल्कुल उसी पे चिपक जाना है आपको जाके, उसका दायरा बढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ एक्ट में तो बहुत सिंपल सी एक लाइन लिखी है, बट अपने जजमेंट्स के थ्रू कोर्ट्स ने उसका दायरा कितना बढ़ा दिया है, कितनी चीजों को आइडेंटिफाई किया है। कि आई होप इट्स क्लियर। प्रोविजंस अच्छे से डॉक्ट्रिन्स के देख के जाना। Next question. Supreme Court has decided in Keshwanand Bharti versus State of Kerala that a very important case. क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? ध्यान से पढ़ो। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन अमेंड नहीं कर सकता। ऑप्शन बी, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते। Option C, Parliament cannot amend any provision of the Constitution but not alter the basic structure. Amend भी नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को और बेसिक स्ट्रक्चर को भी ऑल्टर नहीं कर सकते, या फिर डी, नन ऑफ दीज। बेसिक केस है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आंसर इज बी, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस किस टॉपिक से रिलेटेड है? अ वेरी वेरी फेमस लैंडमार्क केस। ऑप्शन ए, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। आंसर इज ए, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। इस केस के अंडर ही गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। आज की डेट में आपने पॉश एक्ट सुना होगा, पहले ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इस केस के टाइम पे ही कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन की थी
और उन गाइडलाइंस को कहा जाता था विशाखा गाइडलाइंस, एंड उसी के बेसिस पे लेटर ऑन गवर्नमेंट ने पॉश एक्ट 2013 निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द petitioner, a professor of political science who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of constitutional provisions, challenged the practice followed by the state of Bihar. एक पेटिशनर हैं जो प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने बहुत डीप रिसर्च की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं। उन्होंने स्टेट ऑफ बिहार की एक प्रैक्टिस को चैलेंज किया। अब वो क्या था? इन रीप्रोमलगेटिंग अ नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। वो लोग क्या करते थे कि ऑर्डिनेंस पास करते थे, बार बार उसी को रिप्रोमलगेट, बार बार उसी को फिर से ले आते थे। बट ऑर्डिनेंस का रूल होता है कि जैसे ही सरकार अपने काम पे आएगी उससे पास कराना होगा, ठीक है? तो वो प्रोसेस कभी करते ही नहीं थे, लेजिस्लेचर का अप्रूवल ही नहीं लेते थे कभी, ठीक है? The court held that the petitioner, as a member of the public, has sufficient interest to maintain a petition under Article 32. कोर्ट ने कहा कि पेटिशनर का पूरा हक बनता है ये पिटिशन फाइल करने का एज अ पब्लिक मेंबर, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है इसमें। क्यों इंटरेस्ट है भाई? क्योंकि वो जनता का हिस्सा है, सरकार की पॉलिसीज का फर्क जनता पे पड़ता है, उसका पूरा हक बनता है इस बारे में बात करने का। ये केस कौन सा था? ए, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। बी, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सी, नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। या फिर डी, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऑप्शन इज बी, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1987 का क्वेश्चन है। एग्जीक्यूटिव इसमें बाईपास कर रहा था लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर जब तक ऑर्डिनेंस पास नहीं करेगा वो लॉ नहीं बनेगा, तो एग्जीक्यूटिव बार बार ऑर्डिनेंस लाता था, उस पर काम करता था और फिर उसी ऑर्डिनेंस को रिप्रोमलगेट कर देता था। तो उन्होंने ये बात बोली, सामने लाई इस पेटिशन के थ्रू। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कंसर्न है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, इसलिए उनका हक बनता है एज अ पब्लिक मेंबर इस बारे में केस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच रिट। देखो रिट पे फिर से क्वेश्चन आ गया। एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, लॉ में कोई एरर है ये मुंह पे दिख रहा है। अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि शक्ल देख के पता चल रहा है कि लॉ को समझने में कुछ एरर हुई है, कुछ गलती हुई है। बिना किसी बहुत डीप रिसर्च को किए हमें पता चल रहा है कि गड़बड़ी हुई है, ठीक है? ये इसमें कौन सी रिट आएगी? ऑप्शन आर क्यो वारंटो, मैंडमस, हेबीस कॉर्पस या फिर सर्टियोरारी। सारी रिट्स पढ़ाई हैं। हेबीस कॉर्पस आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं है, अनलॉफुल डिटेंशन के बारे में। तो फिर कौन सी हो सकती है? सोचो। आंसर इज डी, सर्टियोरारी। सर्टियोरारी हमने पढ़ा था टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड, एंड इसमें क्या करते हैं? टू क्वॉश द ऑर्डर, हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, अगर लोअर कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास किया है अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके, या फिर कोई गलत ऑर्डर पास किया है। तो अगर हमें क्लियर या ऑब्वियस मिस्टेक लॉ की दिख रही है, लीगल एरर हुई है सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो बड़ा जो उससे ऊपर का कोर्ट है वो उसे क्वॉश कर सकता है। तो यहाँ पे रिट आएगी सर्टियोरारी की, ठीक है? दिस वन। अगला देखते हैं। इन हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डैश इमर्ज्ड एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। ए, राइट टू स्पीडी जस्टिस। बी, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। सी, राइट टू फ्री लीगल एड। डी, नन ऑफ द अबव। अब ये थोड़ा सा ट्रिक है, देखो इसे समझना। अगर आपने एक केस पहले भी पढ़ा है जो हम पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में दोबारा नहीं जा रही हूँ अभी। क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है ये आपको पता है, और नन ऑफ द अबव नहीं है ये भी आपको पता है। अब क्वेश्चन ये है कि स्पीडी जस्टिस है या फ्री लीगल एड, ठीक है? ये बेसिकली रिलेटेड था जेल में जो लोग बंद थे, और बता ही देती हूँ चलो। जो लोग जेल में बंद थे, बहुत बहुत टाइम तक बंद रहते थे, उनको ट्रायल का नंबर ही नहीं आता था। मान लो जिस क्राइम का उन पे इल्जाम लगा है, प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ इल्जाम लगा है, उसकी सजा 1 साल है। पता चला वो इंसान 3-3 साल 4-4 साल तक जेल में बंद है, पर उसका केस कोर्ट तक आ ही नहीं रहा है। क्या सजा मिलेगी, क्या होगा? 3 साल से बेचारा बंद है। तो इस केस में 6 फैसले आए थे अलग अलग, ठीक है? अलग अलग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 करके। हमने जब पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने आंसर देखा था वहां पे फ्री लीगल एड, ठीक है? क्योंकि इस केस के अंदर ही ये बात उठी थी कि जो लोग अंदर गरीब हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लीगल हेल्प, उनको लीगल एड फ्री में प्रोवाइड कराना उनका हक है ये, ठीक है? तो हमने जब ये क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था तो हमने वहां आंसर देखा था फ्री लीगल एड, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली आप इसी को मार्क करोगे, बट ये आंसर नहीं है। आंसर इज राइट टू स्पीडी जस्टिस। क्यों? अब ये समझो। ये बात सही है कि फ्री लीगल एड इसी केस में बोला गया था कि उन लोगों को हक है जो जेल में इतने इतने टाइम तक बंद है, कि वो यहाँ पे अपने लिए, उनको लीगल एड मिलना उनका कानूनी हक है। वो गरीब है इसलिए उन पर चैरिटी नहीं कर रहे हो, ये उनका हक बनता है। बात तो सही है, पर ये जजमेंट नंबर 4 था। अगर किसी केस में मल्टीपल जजमेंट्स पास हुए हैं और उस केस से रिलेटेड पूछा गया हो, सिर्फ नाम, जजमेंट नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, उस केस में पहला जजमेंट जो होता है हम मानते हैं कि हमसे वही पूछा जा रहा है।
अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर करेक्ट आंसर यही होता। ये बात समझना। ये मैंने ऑनलाइन भी काफी रिसर्च किया बिकॉज इवन आई वाज कंफ्यूज व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम। अकॉर्डिंग टू आंसर की भी आंसर यही है, रीजन यही है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आंसर होता सी, फ्री लीगल एड, क्योंकि हाँ इस केस में फ्री लीगल एड मिली थी। बट क्योंकि हमसे स्पीडी जस्टिस बोला गया है, सबसे पहला जजमेंट जो इस केस में आया था वो यही था कि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिलनी चाहिए, उनका हक है, इसलिए इसका आंसर स्पीडी जस्टिस होगा। आई होप इट्स क्लियर। देखो, ए राइट टू स्पीडी जस्टिस, मल्टीपल जजमेंट्स आए थे इस केस में। पहला जजमेंट और जो सबसे मेजर जजमेंट था वो था स्पीडी जस्टिस। लेटर ऑन जजमेंट नंबर 4 ने बोला था कि फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए लोगों को। तो अगर ऑप्शन में स्पीडी जस्टिस नहीं मेंशन्ड है तो आप फ्री लीगल एड ही मार्क करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, देखो रिपीट हुआ, बट दो ऑप्शन ऐसे देखे। अब देखो, नन ऑफ दी अबव नहीं हो सकता था, क्लीन एनवायरमेंट नहीं, बच्चा फंसेगा इन्हीं दोनों में। दोनों तो आप नहीं मार्क कर सकते, राइट। और आपने क्योंकि पहले क्वेश्चन लगाया, सो देयर इज अ मेजर पॉसिबिलिटी आप इसे ही मार्क करो। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही है, हम क्या कर सकते हैं, वो लोग पूछ रहे हैं। तो ट्राई टू गो कि केस में पहला जजमेंट क्या था। मेजर बात इस केस का, मेजर लैंडमार्क था कि स्पीडी जस्टिस, दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब जो है सो है, कुछ नहीं कर सकते। सो वी आर डन विद आवर पार्ट 7 हियर। आई होप आपको ये हेल्प कर रहा होगा। वील हैव वन मोर पार्ट अपकमिंग जो रात में 9 बजे अपलोड होगा, डू वॉच इट, देन वील बी डन विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ओके, एंड इसके बाद हम एक लेक्चर या दो लेक्चर मैक्सिमम पीआईएल पे करेंगे। पीआईएल से भी 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, वो भी हमारा एक से दो लेक्चर मैक्सिमम होगा जो कल कल में कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन वील बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कोई लग रहा हो एरर है, कोई डाउट है, कमेंट करना, आई ट्राई टू सॉल्व इट। सो आई होप इट हेल्प्स एंड कीप वॉचिंग।